I take pride in how far you have come and have faith in how far you can go. Today is 9th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 to 2022 20 is book authored by Mr. Salman Rushdie. Rangaswamy Cup is associated with hockey. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एजेस ऑफ अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है दिस डिफेंस साइबर एजेंसी। पेनगंगा एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। आज के सवाल है रेड क्लिफ लाइन इज अ डीमार्केशन बिटवीन विच कंट्री। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD has its headquarters located at which place? कुदेरमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एक बुक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ये किसने ऑथर किया है? वेयर विल इंडियाज फ्लैगशिप मिलिट्री एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो बी हेल्ड इन 2022? किस शहर में होगा? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है एटिक्वेट। एटिक्वेट मतलब मैनर्स होता है, पोलाइटनेस, कॉर्टेसी। सुपरफ्लुइटी मतलब अननेसेसरी एक्सेस या अमाउंट ऑफ समथिंग है, ओवरडोज है। फिगर हेड मतलब वो केवल नाम मात्र का हेड है, पपेट विदाउट रियल पावर। एनहाइलेट मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय अटरली। स्पीयर हेड करना मतलब लीड करना, फोरफ्रंट, पायोनियर हो। वैनगार्ड हेड, that is you are spearheading some event. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कोविशील्ड और कोवैक्सिन का मिक्स का एक ICMR ने नया ट्रायल बताया है। ह्यूमन राइट्स एट रिस्क है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये ऑब्जर्वेशंस हैं। विल हैव अ टॉक। आर्टिकल 20 एंड रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। देन दिस इज टोक्यो ओलंपिक्स, दिस तालिबान, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी केरला एंड चैलेंजेस जो केरला अभी फेस कर रहा है। दिस इज गोल्डन आर्म, टाइट रोप वॉक है। ये आर्टिकल है अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इन्फ्लेशन को टारगेट करें या इकोनॉमिक रिकवरी को। द लुकिंग ग्लास ऑफ हिस्ट्री इन अफगानिस्तान, दिस इज अ गुड आर्टिकल। आज हम इंडिया के कोल प्लांट्स के बारे में समझते हैं। Then Mr. Putin to join our Prime Minister in UNSC debate today. Students के लिए अभी भी बहुत सारे hurdles हैं। ITBP, mending fences और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट हिंदी में हम जानेंगे। CSET solutions हैं and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है कोविशील्ड और कोवैक्सिन का मिक्स है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बेटर प्रोटेक्शन देगा। ICMR की एक स्टडी में ये पाया गया। 18 पर्सन्स को ये दिया गया था कॉम्बिनेशन और उनमें बेटर एंटीबॉडीज डेवलप हुई है। अब सी ये जो इस टाइप की थ्योरीज है ना, ये आती रहती है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों को मिक्स कर दें, एक डोज इसका एक डोज इसका, एंड लेट अस सी कि उससे इम्यूनोजेनेसिटी कितनी बेटर आई। तो फिलहाल की जो प्रिलिमिनरी स्टडी है उसमें ये पाया गया है कि इम्यूनोजेनेसिटी बेटर होती है। तो पहले दिया कोविशील्ड, ये एक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीनेशन है। दूसरा डोज दिया इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का, दैट इज कोवैक्सिन। इन दोनों के डोजेज दिए थे। अब देखते हैं, फिलहाल के लिए WHO ने तो इसको रिकमेंड नहीं किया है। ICMR ऑफिशियल क्या रिकमेंडेशन देता है, विल सी। MPs सीक रीजन व्यू टू ओपन स्कूल, ये जो कीवर्ड है ना, नोटेड डाउन, रीजन व्यू, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है। जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना, ऐसे ही रीजनड व्यू लेना जरूरी है। मतलब जो भी व्यू रहेगा वो बैक्ड बाय सर्टेन लॉजिक एंड रीजनड व्यू होना चाहिए स्कूल्स ओपन करने का। या हमें एनालिसिस करना चाहिए कि क्या थ्रेट है और क्यों इतना ज़रूरी है स्कूल्स को फिर से रीओपन करना भी। सो दैट इज रीजनड व्यू। देन ह्यूमन राइट्स एट रिस्क है इन पुलिस स्टेशन, ये बात कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब भी किसी ऑफिशियल्स के ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना,
स्पेशली सीजेआई के आ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इनके स्टेटमेंट्स का वैल्यू बहुत होता है, वेटेज बहुत होता है। ऐसे आप किसी एडिटोरियल का, किसी न्यूज़पेपर या फिर किसी कॉलमनिस्ट का रेफरेंस लेंगे ना, उसमें इतना वैल्यू नहीं है, वेटेज नहीं है। बट अगर आप बोलो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो उस स्टेटमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो दैट इज़ वाई ऐसे स्टेटमेंट्स ध्यान रखने चाहिए। जैसे इन्होंने क्या बताया, प्राइमरली इन्होंने बताया है कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें जो जेल है वहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, हाई टाइम है। कोविड-19 के कारण दो बातें आई थी। पहली बात कि लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस ने एट्रोसिटीज़ भी की है एट सर्टेन केसेस इन सम प्लेसेस। दूसरा, जेल में अंडर ट्रायल्स बहुत है और जेल के जो इनमेट्स हैं वहाँ लिविंग कंडीशंस आर नॉट गुड, तो वो एक हॉटबेड बन जाता है कोविड-19 के स्प्रेड का। तो अंडर ट्रायल्स कम करने हैं। जस्टिस हरिड भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। जस्टिस डिलेड भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। So the point is we need police reforms and we need jail reforms both. इन दोनों का PDF I have shared in Telegram. Have a look. If the judiciary wants to gain the trust of the poor, judiciary पे trust है, but trust केवल haves का हो रहा है, have nots का क्यों नहीं हो रहा है? This is the cause of worry. जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव्स है, उनके पास सारी सुविधा है, वो जेल जाने से पहले ही उनके पास बेल आ जाती है। और जो पुअर हैं वो महीनों तक जेल में रहते हैं बट उनको बेल नहीं मिल पाती। सो इफ द जुडिशरी वांट्स टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पुअर एंड द वल्नरेबल, इट हैज टू एश्योर द मार्जिनलाइज दैट इट एग्जिस्ट्स फॉर देम। तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो हैव नॉट्स हैं, जुडिशरी को उनके लिए भी स्टैंड करना जरूरी है। जैसे एक वीडियो देखा था ना हमने, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ का, आई मेड इट लास्ट मंथ। तो उसमें भी जुडिशरी का हमने देखा था, आंखों पे पट्टी बांधते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ये डाइसीज प्रिंसिपल है। ह्यूमन राइट्स और बॉडीली इंटीग्रिटी सेफगार्ड करना जरूरी है। हमारे यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर होता है। जो पुलिस है ना, पुलिस का ऐसा इमेज बन गया है कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता पुलिस पे। तो कस्टोडियल टॉर्चर जैसी चीज है, उधर ह्यूमन राइट्स का हमें वायलेशन नहीं होने देना है। अब लुक एट दिस स्टेटमेंट। If we want to remain as a society governed by the rule of law, एक बार आप उस वीडियो को देखना, डाइसीज के 3 प्रिंसिपल है, हैव अ लुक प्लेलिस्ट में, रूल ऑफ लॉ। तो अगर हमें रूल ऑफ लॉ जाना है तो इट इज इम्परेटिव, अपरिहार्य है फॉर अस टू ब्रिज द गैप ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस। जस्टिस भी एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि लाखों रुपए का जस्टिस हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी पीपल तो ले ही नहीं पाएगा। It has to be accessible, affordable. Justice between the highly privileged and the most vulnerable. For all times to come, we must remember that the realities of socio-economic diversity which prevail in our nation cannot ever be a reason for denial of right. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आप अभी डीएम बनोगे, टॉप ऑफिसर बनोगे, तो आपको कितने सारे डिफरेंट लोगों से डील करना है। तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि यू आर देयर ओनली फॉर दीज हैव्स, यू आर ऑल्सो देयर टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ हैव नॉट्स, जो वल्नरेबल है। आपको उनका भी, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का भी यू हैव टू टेक केयर। सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैन नॉट बी अ रीजन फॉर डिनायल ऑफ राइट्स। सो यहाँ हम पहले देखते हैं आर्टिकल 20। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, प्रिपेयर अ नोट ऑन द वेरियस रिट्स, 32 पे रिट्स है, प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स। बाबा साहब ने क्या बोला था? आर्टिकल 32 हार्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज इसमें जुडिशियल रेमेडी दिया है। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस आर्टिकल 20। देन रिट्स कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में एक छोटा सा नोट बनाइए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये बहुत हाई यील्डिंग है, हर सवाल में, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट से आता है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज टोक्यो ओलंपिक्स। बिफोर दैट इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ मिजोरम लिफ्ट हो गया, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स का। एंडिंग विद अ बैंग, एंडिंग विद अ बैंग, दिस इज एरिगाटो। इसका मतलब क्या होता है? थैंक यू। एक टाइम था टोक्यो ओलंपिक्स इम्पॉसिबल लग रहा था बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट थैंकफुली ये काफ़ी पीसफुली हुआ और ऐसा कुछ आउटब्रेक भी नहीं हुआ यहाँ पे कोविड-19 का, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट।
एंडिंग विद अ बैंग। सो ये मेडल टैली है इस बार की। यूएसए ने टॉप किया है 39 गोल्ड, बट सी द कॉम्पिटिशन, यूएसए और चाइना दे आर सो क्लोज। ओवरऑल टैली यूएसए की अच्छी है। यूएसए इज अ स्पोर्टिंग नेशन, यहाँ पे स्पोर्ट्स को बचपन से ही बड़े अच्छे से एनकरेज किया जाता है और प्रॉपर फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग मिलती है। तो देखिए यूएसए का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। चाइना पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जापान इज देयर। इंडिया टॉप 50 में आ गया है, विच इज अगेन अचीवमेंट फॉर अस। पहले हमें इतने मेडल भी नहीं मिलते थे। दिस इज बेस्ट एवर ओलंपिक्स फॉर अस। हमें एक गोल्ड मिला, 2 सिल्वर मिला और 4 ब्रोंज मिला। तो टोटल हमें 7 मेडल्स मिले हैं टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। और ये हमारे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओलंपिक्स में। स्पेक्टेक्युलर फिनिश हुआ और यहाँ बजरंग पुनिया कैरीज द ट्राई कलर। तो दिस इज क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो 2020। कल आपने बहुत अच्छे सवाल लिखे हैं इसके। पेरिस 2024 के लिए हमें क्या करना है, क्या लेसन सीखे, हाइज क्या थे, लोज क्या थे। तो अब इस 7 मेडल टैली को बढ़ा के हमें एटलीस्ट डबल डिजिट 2030 तक तो लाना चाहिए दिस 7 मेडल को। सो लेट अस सी अब आगे क्या होता है। ओके। बट जो स्पोर्ट्स है ना, तो अभी का जो डायरेक्शन चल रहा है ना, स्पोर्ट्स का फिर से फोकस आ रहा है। स्पोर्टिंग जो है, स्पोर्टिंग में हम ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और एम्फेसाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स एज इन दिस स्ट्रीम, एकेडमिक्स में स्पोर्ट्स एज अ स्ट्रीम। तो विच इज़ अ गुड थिंग। देन यहाँ पर है तालिबान सीजेस 3 more अफगान सिटी। दिस इज नॉट एट ऑल राइट। तालिबान का यहाँ पे दिस थ्रेट बढ़ता जा रहा है। इस पे भी आगे हम एक आर्टिकल देखते हैं कि इंडिया कैसे प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना सकता है। ओके। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये है मॉनसून ब्लूज। मॉनसून ब्लूज मतलब मॉनसून आते ही शहरों में क्या दिखता है, ऐसे फ्लडिंग हो जाती है, ट्रैफिक जैम लग जाता है और फ्लडिंग के कारण ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो द कोर प्रॉब्लम इज, फ्लडिंग की कोर प्रॉब्लम है इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग। तो इनकमिंग पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, बारिश जितनी होगी उतनी होगी। प्रॉब्लम है आउटगोइंग जो वाटर है, वहां हमने ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर दिया है अनप्लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, और जो एग्जिस्टिंग नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था उसको चोक कर दिया है। दैट इज द कॉज ऑफ वरी। पैसेंजर्स डबल हो रहे हैं आईजीआईए इन 2 वीक्स, गुड, नॉर्मल सी बता रहा है। डीडीएमए बोल रहा है ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स होगा दिस कोविड-19 मैनेजमेंट। ग्रेडेड मतलब अगर केसेस इतने आ रहे हैं तो ये रेस्पॉन्स है लेवल 1, केसेस बढ़ रहे हैं तो लेवल 2, लेवल 3। तो दिस इज अ ग्रेडेड रेस्पॉन्स और ये कलर कोडेड है। ग्रैप, कोविड-19 मैनेजमेंट। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स कैन विजिट स्कूल, विच इज गुड। देन दिस इज ट्राइबल लेगेसी को एम्पावर करना ज़रूरी है, प्रिजर्व करना ज़रूरी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन, लिफ्ट किए हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बट कोविड इज देयर, कोविड थ्रेट इज नॉट ओवर। ओडिशा गवर्नमेंट गो अहेड फॉर कोस्टल हाईवे। ओडिशा के साथ एक बड़ा चैलेंज पता है क्या है, कि ओडिशा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ ना फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट लॉस। माइंस हैं, फॉरेस्ट है, ट्राइबल्स हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना चाहिए। नीड टू इंक्रीज मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू 21 ईयर्स स्ट्रेस। इस बात पे अभी डिमांड उठ रही है कि जो मिनिमम एज है, जैसे लड़कों की 21 है, गर्ल्स की 18 है, इस 18 को भी बढ़ा के 21 कर देना चाहिए, विच इज गुड, शुड बी डन। दिस इज 21। देन दिस इज फोर्ज्ड और ये है केरला। सी, ये है हाउस बोट्स। एक तो शिकारा होता है जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरी ये बोट्स होती है केरला में। केरला की बोट्स हैं। केरला अगर हम देखें ना, दिस केरला इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। केरला का जो हाईलाइट है, एक तो हाईलाइट ये वेस्टर्न घाट है, दूसरा हाईलाइट है वेस्टर्न घाट के इधर यहाँ पे बैक वाटर्स बनते हैं। तो ये जैसे आपको ब्लू दिख रहा है ना, दीज आर बैक वाटर्स। समुद्र का ही पानी है बट वो कट हो गया है समुद्र से और डायरेक्ट फ्लो नहीं है वहाँ पे। तो ये जो वाटर है ना, ये बड़ा स्टिल रहता है, ठहरा हुआ पानी रहता है ये। तो दिस इज बैक वाटर। और बैक वाटर के कारण यहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। जैसे ये हाउस बोट्स हैं, अलापुजा में है ये, बट पॉइंट इज कोविड के कारण यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। इसको केटू वलम बोलते हैं। वेम्बानंद लेक में ये मिलती है, केरला की बैक वाटर में। तो केरला की बोट्स जो हैं, वो वहाँ के जो पर्सन्स हैं, दे आर अगेन प्रिपेयरिंग विद दी होप कि कोविड-19 के केसेस कम होंगे तो इकोनॉमी में रीट्रिगर होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। बट केरला में अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं।
हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, दैट्स ऑल। जो अब एडिटोरियल है, देन दिस इज एजुकेशन प्लस। एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है गोल्डन आर्म। गोल्डन आर्म, दिस इज अबाउट नीरज चोपड़ा। गोल्डन आर्म, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन शोड सेल्फ बिलीव एट द ओलंपिक्स टू रिटर्न विद द रिकॉर्ड टैली। सबसे बड़ी पावर क्या होती है? सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा रखना चाहिए। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो आप दूसरों को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आप पे भरोसा दिखाए? You are preparing for an examination which is without any doubt is a very tough examination, but you have to have this self belief। खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। नीरज चोपड़ा, see how young he is, only 23। Neeraj has the world at his feet and the skies to aim for। Note down this line, word at his feet and the skies to aim for। बट ये जो सक्सेस है ना, ऐसे ही नहीं आती। सक्सेस के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, ग्रिट, पैशन, डेडिकेशन, और यू हैव टू एंजॉय योर वर्क। आप पढ़ रहे हो ना, इसको बोझ समझ के मत पढ़ो। दिस इज योर बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। अभी आपका पावर प्ले चल रहा है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो डोंट टेक इट एज अ बर्डन, एंजॉय दिस प्रोसेस। और जब आप एंजॉय करोगे ना तो ये बर्डन नहीं लगेगा, और फिर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्वेट। It was also India's second individual gold at the games after shooter Abhinav Bindra hit bullseye at Beijing in 2008। तो पहले मिस्टर अभिनव बंद्रा का था शूटिंग में, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मिला था। अब ये दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड है। जैसे हॉकी तो टीम प्ले है, गेम है, टीम का गेम है, बट इंडिविजुअल में ये हमें सेकंड गोल्ड मिला है। और जो एथलेटिक्स है उसमें पहला गोल्ड मिला है। Pandemic delayed the games by a year, but it marches on unhindered while the fans look forward to the 2024 version at Paris। तो Tokyo is over. Now the point is highs, lows, lessons and way to 2024 Paris Olympics। Okay, टाइट रोप वॉक। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल जो जॉब है ना, वो आरबीआई गवर्नर का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई करे तो करे क्या? कैच 22 सिचुएशन है। अगर वो रेट्स को अकोमोडेटिव रखती है तो वो ज़रूरी है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, बट अकोमोडेटिव रेट से हो जाती है इन्फ्लेशन। 6% का जो मैंडेट है उसके ऊपर जा रही है, अपर ट्रेजेक्ट्री में। तो आरबीआई करे तो क्या करे? मेंटेन करना है ज़रूरी लिक्विडिटी, बट रिकवरी का क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या होगा? इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी थर्ड कोविड वेव का भी थ्रेट है। RBI should not undermine its own credibility by delaying steps to rein in inflation। सी, रिकवरी ज़रूरी है, बट अगर इन्फ्लेशन एक हद के बाद बढ़ता है ना, तो ये बहुत डेट्रीमेंटल होता है सेविंग्स के लिए, बहुत डेट्रीमेंटल होता है सैलराइड अकाउंट्स जो हैं, सैलराइड पर्सनस के लिए। इन्फ्लेशन इज नॉट राइट। तो आरबीआई को आज नहीं तो कल स्टेप इन करना ही पड़ेगा। कुछ ही दिन पहले एमपीसी का हमने देखा, मीटिंग हुआ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। एक मेंबर ने बोला कि हमें अब अकोमोडेटिव स्टांस नहीं रखना है बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है। इन्फ्लेशन भी हमने पढ़ा है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कोर इन्फ्लेशन, और एमपीसी का मैंडेट भी हमने पढ़ा है, 4 ± 2% रहनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन टेमिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिलहाल के लिए जैसे आरबीआई ने रेपो ज़्यादा चेंजेस नहीं रखा, 4%, 3.35 एंड 4.25। रेपो 4 है, रिवर्स रेपो 3.35 और बैंक रेट 4.25। गिव मी सम टाइम, वो जो मैंने वोकेबुलरी का आपको बोला था मैं बहुत जल्दी उसको अभी शेयर करूंगा। ओके, और 25 जो एमसीक्यूज पर डे है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का रेड फ्लैग है, ज़रूरी है इन्फ्लेशन को टेम करना। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमें रिकवरी इकोनॉमी की ज़रूरी है जो ड्यूरेबल भी होनी चाहिए। गोरिल्ला इन द रूम इज इन्फ्लेशन। तो दैट इज वाई वी नीड टू मेक अ बैलेंस। एमपीसी अभी भी होपफुल है कि बाउंस बैक हो जाएगा रूरल डिमांड। इंडिया में रूरल सेक्टर डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। बैक ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट रिमेनिंग रिजाइलेंट। तो एक तो एग्रीकल्चर और ओवरऑल रूरल डिमांड, जैसे 2 व्हीलर्स कितने बिक रहे हैं, ट्रैक्टर्स कितने बिक रहे हैं, डिमांड आ रही है या नहीं आ रही है? डिमांड आना जरूरी है। इससे क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा, एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी। अर्बन कंजम्पशन भी बढ़ाना है हमें।
मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, सर्विसेज बढ़ाना है और वैक्सीनेशन से हमें जल्दी से जल्दी सबको कवर करना है। प्लस जो इंडिकेटर्स आते हैं ना, इंडिकेटर्स में भी थोड़ा वेट एंड वॉच होना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, सेकेंड वेव आई, लोगों ने अपनी जो खरीदारी थी उसको रोक के रखा है, जैसी सेकेंड वेव कंप्लीट हुई सब अचानक परचेज करने लग जाते हैं। तो ये जो डिमांड आती है ना, इसको बोलते हैं पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड, दिस इज नॉट अ रियल डिमांड, ये ट्रांजिशनरी है, पीक आएगा फिर तुरंत फॉल भी हो जाएगा। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। खरीफ सीजन अच्छा होना चाहिए, थर्ड वेव को अवॉइड करना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। आरबीआई को बाइट द बुलेट करना पड़ेगा। ग्रोथ रिकवरी है वो होगी तब होगी, बट इन्फ्लेशन को टेम करो, नॉर्मलाइज करो रेट्स को। तो दिस इज द एडिटोरियल टेक कि एमपीसी जो आई थी 2-3 दिन पहले, उसमें आरबीआई को थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है। द लुकिंग ग्लास ऑफ हिस्ट्री इन अफगानिस्तान, इस आर्टिकल में जो बैकड्रॉप है ना वो इस बुक का है, द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान एंड द अनएंडिंग वॉर। ये लिखा है कलोल भट्टाचार्य जी ने। सी, इसमें ना 1989 के अफगानिस्तान की बात की है और 2021 का जो अफगानिस्तान है ना, उसमें भी बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है, जैसे ये अफगानिस्तान है ना, सिमिलैरिटी ये है कि 1989 में यूएसएसआर का विड्रॉवल हो रहा था और 2021 में यूएसए का विड्रॉवल हो रहा है। और इस पूरे बैकड्रॉप में जो पाकिस्तान का रोल है वो बड़ा डुबियस है और इंडिया को यहाँ पे अगेन चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे 1989 में जब यूएसएसआर का विड्रॉवल हुआ, उसी के बाद से ये जो मुजाहिदीन थे और इंसर्जेंसी इंडिया में भी बढ़ने लग गया और इसका इम्पैक्ट हमको मिला हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इधर ईरान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, दिस स्मॉल एरिया इज उज्बेकिस्तान, ये ताजिकिस्तान है, इंडिया के साथ 106 किलोमीटर की बॉर्डर है और फिर दिस इज पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। अगर इस सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाहिए, चाहे चाइना को जाना है, इंडिया को जाना है, यूएसए को, अफगानिस्तान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा गया, बिकॉज यहाँ पे यूएसएसआर पिटा, ब्रिटिश पिटे, टर्की पिटा, मंगोल्स पिट गए और अभी दिस यूएसए भी पिट गया। अफगानिस्तान एक्चुअली टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट। यूएसए ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी यहाँ पे गिराया, बट यहाँ कुछ है ही नहीं तो वो क्या डैमेज करेगा। सो द पॉइंट इज, अफगानिस्तान में टेरेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए जो यूएसएसआर ने मिस्टेक्स की, सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक्स यूएसए ने भी की और अफगानिस्तान इज एट टर्मोइल। 1970s 80s में अफगानिस्तान यूज टू बी अ वेरी डिफरेंट प्लेस। सी, जब 1945 ओवर हुआ तो स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, तो यहाँ बात था, ये प्लेग्राउंड बन गया कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिज्म का। यहाँ पहले यूएसएसआर होता था, तो ये जो कंट्रीज है ना, ये पूरी हो जाती थी यूएसएसआर, मतलब रशिया, मतलब कम्युनलिज्म। तो कम्युनिस्ट थे वहां पे, कम्युनिस्ट थे, सोशलिज्म था। तो वो यहाँ पे अफगानिस्तान में भी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और इसीलिए यूएसए ने पाकिस्तान को रेडी किया, पाकिस्तान को पैसे दिए और यहाँ पर उन्होंने मुजाहिदीन लाए और उन मुजाहिदीनों को बोला कि आप लड़ो इस सोवियत एरा की जो फोर्सेस है सोशलिज्म से। अब सोशलिज्म 1989 में पिट गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया, ये सारे कंट्रीज नए बन गए। अब ये जो मुजाहिदीन थे, दे स्टार्टेड बाइटिंग बैक दिस पाकिस्तान एंड यूएसए। तो फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया वॉर ऑन टेररिज्म और तब से ये पाकिस्तान दिस अफगानिस्तान इज इन टर्मोइल। ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कनेक्टिविटी चाहते हैं दिस चाबहार पोर्ट ईरान से, तो अफगानिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर और अफगानिस्तान में अगर तालिबान का स्टेक रहेगा, कंट्रोल रहेगा, तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड दिस सॉल्यूशन इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री बताया है कि कैसे यहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का टसल हुआ और उसके बाद आज की डेट का ये अफगानिस्तान है। 20 साल तक यूएसए ने यहाँ पे एक्शंस किए और अब यूएसए भी विड्रॉ कर रहा है और अफगानिस्तान शैटर्ड है यहाँ पे। अब 2021 की सिचुएशन 89 की सिचुएशन जैसी बन रही है। अब प्रॉब्लम ये है, अब इनसे डील कैसे करें। यहाँ तालिबान है, तालिबान की जो आइडियोलॉजी है दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल। तो हाउ टू डील विद दिस तालिबान। हमारे यहाँ हमने सॉफ्ट पावर यूज किया, यहाँ पे तालिबान और अफगानिस्तान के लिए हमने सॉफ्ट पावर यूज किया और ये सॉफ्ट पावर की अपनी लिमिटेशंस है।
notwithstanding all the appropriate diplomatic noises India may make, जो रियल कैपेसिटी है ना हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं अफगानिस्तान में कुछ करने का। तो लेट अस सी अब यहाँ पे चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्शन लेना पड़ेगा। देन ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बात किया है इंडियाज कोल प्लांट्स। सी, अगर इंडिया का पावर जनरेशन देखें ना तो अभी भी 53% जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से आती है, फिर है रिन्यूएबल, फिर गैस है, फिर न्यूक्लियर, लिग्नाइट, डीजल। मेजर जो है ना अभी भी वो है दिस कोल। कोल और कोल होते हैं पॉल्यूटिंग, जैसे ये एनटीपीसी विंध्याचल है, ये कितना ऐसे धुआं निकल रहा है, सो दे आर वेरी पॉल्यूटिंग। तो पहली बात तो हुई पॉल्यूटिंग। दूसरी बात हुई ये रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, मतलब जो कोल है ना कोल लिमिटेड है, कोल एक दिन खत्म हो जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज। कोल फॉर्मेशन कैसे होता है? कोल का मतलब होता है कार्बन। जैसे ये स्वम्पी एनवायरनमेंट हुआ, पेड़ पौधे थे, जंगल थे, एनिमल्स थे, ये डिकम्पोज होते हैं, है ना, पीट बनता है। फिर पीट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ कार्बन कंटेंट ज़्यादा नहीं है, ये अर्ली स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन में। अब ये जो पीट बना, स्वम्पी कंडीशंस थी, जो बॉडी पार्ट्स थे, कार्बन जो था, ये कार्बन हीट और प्रेशर से बनेगा ब्राउन कोल में। फिर मिलियंस ऑफ ईयर के बाद सब ब्यूटिमिनस बनेगा, बिटुमिनस बनेगा, एंथ्रासाइट बनेगा। एंथ्रासाइट में बहुत ज़्यादा होता है कार्बन का परसेंटेज, एंथ्रासाइट, तो ये ब्लैक कोल बनता है। तो विद टाइम, with heat, with pressure, this swampy carbon content converts into this coal। और ये हम डिग करके माइंस के थ्रू निकालते हैं और इसको यूज करते हैं फॉर अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब जैसे ये इंडिया का मैप देखिए, जो झारखंड है ना, यहाँ हाईएस्ट कोल रिजर्व है 83,000 मिलियन टन्स। ये बेल्ट है ना, यहाँ बहुत कोल रिजर्व है। सी, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कुछ मध्य प्रदेश तेलंगाना में भी है, यहाँ कोल का परसेंटेज ज़्यादा है। कुछ गोंडवाना कोल होता है, कुछ यहाँ सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में भी कोल है। सम कोल एंथ्रासाइट जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलता है, कुछ पार्ट राजस्थान में भी है, कुछ नेवाइल दिस तमिलनाडु में भी है। बट डिपेंडेंसी होती है कि कार्बन परसेंटेज कितना है, और कोल का जो ओर है, कोल का जो रिजर्व है, वो एक्सेसिबल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है वहां से दिस एक्सट्रैक्ट करना कोल को या नहीं, ये डिपेंड करता है कोल प्रोडक्शन। इस पे डिपेंड करता है कोल प्रोडक्शन। तो झारखंड में कोल रिजर्व्स सबसे ज्यादा है, जबकि कुछ दिन पहले हमने देखा था छत्तीसगढ़ में कोल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, जबकि रिजर्व झारखंड में ज्यादा है। ओके, सो दिस इज कोल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, दिस इज कोल फॉर्मेशन। कोल के साथ ये प्रॉब्लम है, 54% जो एनर्जी है वो कोल से मिल रही है। तो दूसरा सवाल है आज का, प्रिपेयर अ नोट ऑन द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो एनर्जी की हमें सफिशिएंसी रखना जरूरी है, प्लानिंग करना जरूरी है। आइडेंटिफाई द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे अभी हम सोलर मिशन लेके आए, हम हाइडल पे भी फोकस करते हैं, हम बायोगैस पे फोकस कर रहे हैं, न्यूक्लियर भी है। वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। और कोल के साथ प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्दो कोल से प्रोडक्शन जो है ना वो चीपर है, जैसे सिंगरौली वगैरह है, ये एनटीपीसी विंध्याचल है, ये यहाँ पे कोल रिजर्व है और यहीं पे पावर प्लांट भी बना दिया, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, तो सस्ता कोल, सस्ती एनर्जी बन जाती है। बट अगर हम यहाँ अपने रिसोर्सेज लगाए ना नॉन रिन्यूएबल में, तो यहाँ भी सस्ती एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं और वो हमें फोकस होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रिपेयर इट। अब ये है, द सोवरेन राइट टू टैक्स इज नॉट एब्सोल्यूट। इंडिया ने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया था 2012 से, उसको हटा दिया गया है। वोडाफोन और केन एनर्जी का एग्जाम्पल याद रखना है। रिक्यूजल ऑफ अ रीडर्स एडिटर, line dividing the professional creed of a journalist from her anxieties as citizen is getting blurred by executive access। जो अभी क्या हो रहा है, जैसे एक जर्नलिस्ट है ना, वो एक जर्नलिस्ट अपना ऑफिशियल तो लिखता है, जैसे द हिंदू पेपर के जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं, बट वो साथ ही साथ एक पर्सनल अकाउंट भी रखते हैं और उस पर्सनल अकाउंट से भी ट्वीट एंड इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट करते हैं। तो वहां तो लाइन ब्लर हो गई, समझ में क्या आएगा ये पर्सनल है या प्रोफेशनल है। दिस वी नीड टू टेक केयर, क्योंकि कई बार ये हो रहा है कि ये जो पर्सनल अकाउंट से ये नॉन वेरीफाइड या फिर फेक न्यूज भी स्प्रेड कर देते हैं और उसकी फिर कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो पाती, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। इस लाइन को
ब्लर जो हो रही है, डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। क्लियरली होना चाहिए कि इज इट अ पर्सनल अकाउंट, और अगर पर्सनल अकाउंट है तो आप उससे न्यूज़ नहीं ऐसे डिसैमिनेट कर पाओगे इन दैट कैपेसिटी। द मैनी हर्डल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात है ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, फेस कर रहे हैं कोविड रिलेटेड चैलेंज को। रनिंग अवे विद रिकॉर्ड्स और नो मर्सी फॉर मिलिटेंट्स सपोर्टर्स, जम्मू एंड कश्मीर एलजी ने कहा। डिसअलाउ यूज ऑफ प्लास्टिक नेशनल फ्लैग, लेट अस टेक दिस प्लेज कि इस बार हम प्लास्टिक का ऐसा कोई नेशनल फ्लैग नहीं खरीदेंगे। ऑल्दो हम इसको अच्छे इंटेंशन से खरीदते हैं, बट इसके बाद क्या होता है, खरीदने के बाद ये वेस्ट होता है और ये प्लास्टिक अक्यूमुलेशन बस हो रहा है। दूसरी बात, अगर फ्लैग हमारा फ्लैग है, हम इसको यूज कर सकते हैं, बट प्रॉपर डेकोरम और जो फ्लैग कोड है उसको हम फॉलो करेंगे। डिसअलाउ द यूज ऑफ प्लास्टिक नेशनल फ्लैग। ये लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है, बिकॉज यहाँ पे अभी तिरंगा लहराया जाएगा। पुतिन टू जॉइन मोदी इन यूएनएससी डिबेट टुडे, ये रशियन प्रेसिडेंट है। अभी यूएनएससी का हेड कौन है, लीड कर रहा है इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहाँ पे भी अभी डिबेट होगा। स्टडिंग अब्रॉड इज स्टिल अ पॉपुलर ऑप्शन, डेरोगेटरी पोस्ट अगेंस्ट जजेस। देन दिस इज एडॉप्शन नॉट लिमिटेड बाय रिलीजन। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। जैसे पंजाब और हरियाणा, इस जगह क्या है, कनाडा का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, विदेश का चार्म थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होता है कि somebody फ्रॉम दिस स्टेट, एनीबडी, वो बाहर रह रहे हैं, तो वो इंडिया में आते हैं फॉर व्हाट, फॉर दिस ब्राइड या मैरिजेस के लिए। और ये मैरिजेस कई बार शैम होती है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, पैसे देके ऐसे यहाँ पे मैरिजेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। वाई? बिकॉज जैसे यूके का है तो वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, यूएसए का है तो ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप, सिमिलरली कनाडा का मिल जाएगा। बट दिस इज अगेंस्ट दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन और फेक ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए इस बात पे भी ध्यान रखना है। लॉज आर देयर, जैसे हमने स्पेशल मैरिज एक्ट देखा था 1954, लॉज आर देयर, वो इंटरफेथ मैरिज को भी एनकरेज करता है, इंटरफेथ मैरिज में भी प्रॉपर सेफगार्ड्स देता है दिस 1954 एक्ट। द पॉइंट इज, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हैं इसमें भी पेरेंट्स, ब्राइड, ग्रूम, एवरीबडी, दे हैव टू हैव सर्टेन केयरफुल रहना है, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है, अदरवाइज यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है। टिल डेट डू अस अपार्ट। देन दिस इज एमपी सीक रीजन व्यू टू ओपन स्कूल्स। एमपी में स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, न्यू नॉर्मल है। चिल्ड्रन यूजिंग मोबाइल फोन्स टू अटेंड एन ऑनलाइन क्लास इन हैदराबाद। एक और चीज़ है, जैसे आपने नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू देखा, उसने बड़े कॉन्फिडेंटली और प्राउडली हिंदी में बात किया, सारे जो जवाब थे ना, उसने बोला ठीक है मैं गांव से आता हूँ, तो व्हाट्स अ बिग डील, इट्स ऑल राइट, गांव से है, हम्बल बैकग्राउंड है हमारा, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, स्ट्रगल करके हम इतना ऊपर आए, बट आज बिकॉज ऑफ माई वर्क वर्ल्ड में हमें पहला अभी रैंक मिला दिस जेवलिन का। तो दिस शुड बी योर एटीट्यूड, ओके। ये बर्डन्स नहीं लेने हैं कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ स्मॉल सिटी या इफ यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, हिंदी आती है, इंग्लिश बोलना नहीं आता, इससे कुछ नहीं होता है। असली चीज़ होता है कंटेंट, व्हाट इज़ योर कंटेंट, ओके। तो ऐसे माइंड में ब्लॉक्स नहीं लाने हैं और बी कॉन्फिडेंट, जो हमारे रूट्स है ना उस पर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और प्राइड होना चाहिए उसमें, ओके। डोंट फील इंफीरियर, यू आर नॉट इंफीरियर टू एनीबडी। दिस इज ओपन स्कूल्स। ऐसे हिंदी भी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, बी वेरी प्राउड, कंफर्टेबल, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आईटीबीपी, जैसे लुक एट दिस पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर, ये आईटीबीपी के इंस्पेक्टर है और ये सैल्यूट कर रहे हैं हिज डॉटर हु जॉइन द फोर्स। दैट इज वाई स्टडी 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 वेल, अच्छे से पढ़ोगे आगे अच्छे रास्ते ओपन होंगे और आप भी बहुत अच्छी पोजीशन पे रहोगे, अच्छी सर्विस में रहोगे, इकोनॉमिकली स्टेबल रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे। सो स्टडी, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टडीज। दिस इज म्यांमार 1988 अपराइजिंग है, रियाद ओपन कर रहा है वैक्सीनेटेड पिलग्रिम्स के लिए। 100 फ्ली होम्स डिस्ट्रॉयड, दिस इज ग्रीक आइलैंड, फायर, वाइल्ड फायर, इसराइल एंड दिस हेजबोला। ये जिम्बाब्वेन और आईपीओस का क्रेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और ये है दिस एन अनब्लेमिश्ड शो अमिड्स इंटेंस स्क्रूटिनी एंड रेजिंग पैंडेमिक। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऑल क्रेडिट गोज टू जापान एंड एथलीट्स जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, बहुत एक्सेलेंट इन्होंने इस डिफिकल्ट टाइम पे इस इवेंट को कंडक्ट कराया। देन यूएस जगरनॉट है, टीयरफुल मेसी, सो दिस इज द हिंदू।
ये इंडियन एक्सप्रेस है, नीरज ऑन द थ्रोन, दिस इज टोक्यो, सीजीआई का रिब्यूक, और दिस इज स्कूल्स ओपन करने हैं, से अ प्रेयर, ये क्या है, अक्षरधाम टेम्पल है। देन दिस इज अबाउट स्कूल्स ओपन करें, डाउनपोर हुआ, बारिश हो रही है, वाटर बॉडीज को कंजर्व करना ज़रूरी है। यूएनएससी में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे हम एम्फेसाइज करेंगे, यूएनएससी की प्रेसिडेंसी। Then the new news is this: vaccination, the road ahead. Vaccination is the only solution. Silver disappoints, but a bronze thrills. The rising flame. टोक्यो जो है, इसने बस्ट मैनी मिथ्स अबाउट इंडियन स्पोर्ट्स। हमने बहुत, ये जो मेड साथ है ना, अगर हम देखें तो हमने दिस रिले रेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अदिति ने इसमें गोल्फ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इमर्जेंस एज अ स्पोर्टिंग नेशन, गुड। मेंडिंग फेंसेस, दिस इज गुड। अगर नॉर्थ ईस्ट को हम गेटवे मानते हैं ईस्ट एशिया का, तो नॉर्थ ईस्ट में पीस एंड स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ये अगर आपस में लड़ेंगे ना छोटे छोटे यहाँ के सारे राज्य, तो इससे क्या होगा, नुकसान नॉर्थ ईस्ट का ही होगा। तो गुडविल जरूरी है। असम, मिजोरम, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होल्ड्स की टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो, जो भी डिफरेंसेस हो उसको पीसफुली सॉल्व हो। एंडिंग पुलिस ब्रुटैलिटी इज नेसेसरी, प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, एरेंट पर्सनल को इज अ मस्ट टू स्टॉप कस्टडियल टॉर्चर। अब सी, सारे पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते, इट्स अप टू सीनियर ऑफिसर्स जो हैं कि वो राइट कंडक्ट शो करें, ताकि जो डाउन नीचे रैंक में है एवरीबडी उस कंडक्ट को फॉलो करेगा। It is up to senior officers to ensure that prompt actions are initiated against policemen who resort to brutal torture. एक राइट मैसेज देना जरूरी है, पुलिस रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। इंजीनियरिंग क्राइसिस, करिकुलम टैम्पर हो रहा है। देन रेट्रो टैक्स अपील है, पावर कंजम्पशन बढ़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एमआरएनए वैक्सीनेशन है, रैंकिंग जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। देन तालिबान यहाँ पे ऑनस्लॉट हो रहा है, मेसी, और स्पोर्टिंग वर्ल्ड फ्लैटन्स, दिस इज ओलंपिक्स। ओके, अब हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में हम देखते हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैसे कल ही हमने देखा था ना अभिनंद्र टैगोर। तो यहाँ जो बात है ना बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने भारत माता पेंटिंग बनाई थी, उसने हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक डायरेक्शन दिया, एनर्जाइज किया। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये एक पुनरुद्धार है, रेनेसांस स्कूल है, रिवाइवलिस्ट स्कूल है इंडियन एथोस का, पुनः जागरण विद्यालय है ये। यहाँ भारतीय कला के पहले आधुनिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है दिस बंगाली स्कूल। भारतीय कला के महत्व को पुनः पहचानने और सचेत रूप से अतीत की रचनाओं से प्रेरित एक वास्तविक भारतीय कला के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। और इसमें अग्रणी कलाकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी, सिद्धांतकार ई.बी. हैवल, कैलकाटा स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। पेंटिंग में भी अगेन आप सीसीआरटी की वेबसाइट देखो, विजुअल आर्ट्स में है, उसमें ना पेंटिंग का ओरिजिन दिया है। जैसे जो मुगल्स आए थे उन्होंने कारखाना सिस्टम लेके आए, फिर जब मुगल्स औरंगजेब आया तो पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया पेंटर्स को, तो पेंटर्स अलग अलग जगह जाने लग गए। फिर उससे राजस्थानी स्कूल बना, कांगड़ा स्कूल बना, कुल्लू स्कूल बना, ऐसे अलग अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बने। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है पेंटिंग्स। जैसे एक पेंटिंग है, सवाल आया था बनी ठनी, ये किस स्कूल की है, किसने बनाया है इस पेंटिंग को, बनी ठनी। ओके, देन ये सी सेट है, बड़ा आसान है। प्रिंसिपल रेट आर है, पहले में 1 पावर टी दैट इज 3 इज इक्वल टू दिस मच। दूसरे में ये 6 है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2। इसको हम ऊपर पुट कर देते हैं तो p इंटू 3/2 इज 6690, तो p इज इक्वल टू 4460। यहाँ भी आसान था, रेट दिया है, टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो आप प्रिंसिपल फाइंड कर लो इस फॉर्मूले से, PRT/100, फिर उसको अमाउंट में लगा दो तो इससे अमाउंट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस दिस प्रिंसिपल, दैट इज 1261। यहाँ ध्यान रखना है, टाइम दिया है 9 महीने, तो 9 महीने को हम 3 क्वार्टर बोल सकते हैं ना, 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, तो 9 महीने मतलब 3 क्वार्टर। रेट दिया है 20% पर एनम, पर एनम मतलब 12 महीने में। 12 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो पर क्वार्टर कितना हो जाएगा, 20/4 दैट इज 5%। तो दिस इज 5% पर क्वार्टर। टाइम हो गया 3 क्वार्टर। हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना है
कि जो टाइम और रेट है इसमें सिंक होना चाहिए, कि टाइम जैसे ऐसा नहीं कि ईयर्स दिया है तो रेट दिया है क्वार्टर में, नो, टाइम और रेट दोनों में सिंक होना चाहिए। ये 3 क्वार्टर्स है, ये 5% पर क्वार्टर है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा था, कंपाउंडेड क्वार्टरली। बस पुट इट इन फॉर्मूला, यू विल गेट CI इज इक्वल टू दिस। If book bought at a price ranging of rupees 200 to 350 are sold at price ranging from 300 to 425, ये रेंज दिया हुआ है, इतने में खरीदा इतने में बेचा। आपको बताना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट क्या हो सकता है बाय सेलिंग 8 बुक्स। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसको बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस कम से कम होनी चाहिए। Milkman purchases the milk at rupees X per liter, sells it at 2x per liter. Still he mixes 2 liter water with every 6 liter of pure milk. मतलब 6 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी मिला दिया। पानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? कॉस्ट प्राइस 25% सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा? इजी। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सॉल्यूशंस हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, मेंडिंग फेंसेस इन नॉर्थ ईस्ट। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, स्टडी वेल। And this is about coal. Prepare a note on the power generation capacity of India, renewable and non-renewable. The Great Game Afghanistan 2021 89 के जैसी हालात है। और दिस इज MPC एंड इन्फ्लेशन। दिस इज टोक्यो ओलंपिक्स। यहाँ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 32 बताना है। ओके, so this is 9th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.